अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर शुएब हूँ। अभी मैंने आप लोगों को ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में बताया था कि अक्यूट सीवियर ब्रोंकियल मैंने वैसे काफ़ी एलेबोरेटिव और डिटेल के साथ पढ़ाया। 20 मिनट का लेक्चर था और मेन ग्रुप में मैंने शेयर किया था। फिर मैंने कहा आप लोगों को वो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम आ रहा है मेरे पास, तो मैंने सोचा कि 1-2 मिनट की एक शॉर्ट वीडियो बना लेता हूँ आप लोगों के लिए। अब कंप्लीट तो मैं पढ़ा नहीं सकता, जो मेन चीज़ थी उसमें से एक्सट्रैक्ट लूँगा जो आपने याद रखना है। एक्यूट सीवियर ब्रोंकियल अस्थमा की एक तो आपको क्राइटेरिया आना चाहिए। उसमें 4 चीज़ें होती हैं। पीक एक्सपिरेटरी फ्लो जो है वो 33 टू 50 हो, और पेशेंट का हार्ट रेट जो है 110 पर मिनट हो बीट, और उसके बाद जो है रेस्पिरेट 25 से ज़्यादा हो, और पेशेंट इज अनएबल टू कंप्लीट सेंटेंस, तो वो पूरा सेंटेंस भी नहीं बोल सकता। इसी तरह फिर लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा में पेशेंट का सब कुछ डाउन होता जाता है, कोमा में चला जाता है, एग्जॉशन होती है, हाइपोटेंशन होती है, रेस्ट होता है, और उसमें जो है कार्बन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी कम होना शुरू हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना शुरू हो जाती है या नॉर्मल होती है। जो लाइफ थ्रेटनिंग है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो नियर फैटल है। नियर फैटल एक और भी है, नियर फैटल। फिर मैंने मैनेज, अब ना मैं नंबर 1 2 इस तरह आप लोगों को मैनेजमेंट बताता हूँ, जो आपने पेपर में लिखनी है वही बताता हूँ, एक्स्ट्रा डिटेल नहीं बताता। सबसे पहले ऑक्सीजन की उसको ज़रूरत होती है पेशेंट को, ऑक्सीजन इनहेलेशन हाई फ्लो 60% होनी चाहिए, ये आपने पहला पॉइंट लिखना है। दूसरे नंबर पे आपने लिखना है नेबुलाइजेशन विद साल्ब्यूटामोल 5 मिलीग्राम एंड इप्रोट्रोपियम या टायोट्रोपियम। वो इप्रोट्रोपियम की डोज है 0.5 मिलीग्राम, यानी कि 500 माइक्रोग्राम। तो उसके बाद आपने इनहेल कार्टिकोस्टेरॉइड देने हैं, या आपने ओरल कार्टिकोस्टेरॉइड प्रेडनिसेलोन 40 टू 60 मिलीग्राम या हाइड्रोकार्टिसोन 200 मिलीग्राम दे सकते हैं। आपका पेशेंट इससे स्टेबल हो जाएगा और फिर पेशेंट को आप घर भेज सकते हैं। अगर इससे पेशेंट स्टेबल नहीं हुआ तो फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, मैग्नीशियम सल्फेट देना है। मैग्नीशियम सल्फेट इज अ ब्रोंकोडायलेटर, 1.2 टू 2 ग्राम उसकी डोज है, और फिर इस 20 मिनट्स के अंदर देना है, या आप 1 आवर्ली इसको कंटिन्यूस इन्फ्यूजन भी चला सकते हैं। अगर इससे भी नहीं ठीक हुआ, कुछ अमाइनोफेलिन भी रिकमेंड करते हैं। अब लास्ट स्टेप है वेंटिलेटरी सपोर्ट। आप ये इस तरह अपने सारे पॉइंट्स बना के लिखने हैं। वेंटिलेटरी सपोर्ट में जो है वो कब है, इंडिकेशन क्या है वेंटिलेटर। एक अस्थमा का पेशेंट है, एक तो कोमा में जा रहा है, एग्जॉशन है, डिलीरियम है पेशेंट को, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस देन 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है या 10 किलो पास्कल से कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो राइज है वो 6 किलो पास्कल से ज्यादा हो या 45 मिलीमीटर मर्करी से ज्यादा हो, तब पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना है। अब डिस्चार्ज कब करना है, 24 आवर और नेबुलाइजेशन से उसको जरूरत ना पड़ी हो, वो बस इनहेलर रूटीन के यूज कर रहा हो, और पेशेंट को रिटर्न प्लान दे, और पेशेंट को एक्सप्लेन करे एग्जर्बेशन क्यों हुई ये बताएं, और पेशेंट जो है आपका उसको जो सारा अस्थमा के बारे में पता चल जाना चाहिए, और पीक एक्सपेक्टेड जो उसका रेट है वो 75 से ज़्यादा होना चाहिए, तब आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही था। इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट जो है कल COPD पढ़ाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।